अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट इज़्ज़ा रिजवी। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट फीमेल। ये एक ऐसा बर्निंग इशू है, एक ऐसा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, जिसे हमारी सोसाइटी की हर एज की औरत, लड़की, बच्ची कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह फेस कर रही है। वो हमारी सोसाइटी की किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो मिडिल क्लास से हो, चाहे वो लोअर क्लास से हो या वो अपर क्लास से हो। हर औरत, हर बच्ची, हर लड़की इस चीज़ को फेस कर रही है। लेकिन अलमिया इस बात का है कि हमारे पास लॉज हैं, हमारे पास रेमेडीज मौजूद हैं, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं। जहाँ तक मैं समझती हूँ, इसकी सबसे मेन रीज़न जो है वो है अनअवेयरनेस। हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं। लिहाजा मैंने ये कोशिश की है कि अपने इस लेक्चर को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिलीवर करूं, ताकि जो है एक हर लड़की, बच्ची, औरत, चाहे वो किसी भी क्लास ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है, इसको समझे और वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाए और वो अपने राइट्स को सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके। मैंने अपने लेक्चर को 8 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि भाई सेक्सुअल हेरेसमेंट है क्या। Second, how to recognize sexual harassment. Third, how sexual harassment affects you in society. Fourth, is there a typical target or a typical harasser? What are the places where sexual harassment takes place? What can you do against sexual harassment? Sixth, what are the legal remedies and the punishment for sexual harassers? And the eighth one is, what are the lacunas why women or girls or children don't complain about this? तो अब लेक्चर की तरफ मूव करते हैं कि सेक्सुअल हेरेसमेंट है क्या। सेक्सुअल हेरेसमेंट जो है वो कोई भी एक अनवांटेड कंडक्ट जो सेक्सुअल नेचर का हो, उसको हम कहते हैं कि ये सेक्सुअल हेरेसमेंट है। इसका इफेक्ट ये होता है या इसका पर्पस ये होता है कि या तो वो वायलेट कर रही है किसी औरत की डिग्निटी को, या वो इसकी प्राइवेसी के अंदर इंट्रूड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आमतौर पर ये हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर हम समझ लें कि हमारा एक गर्ल्स एरिया बनाया गया है, कॉमन रूम बनाया गया है, एक बंदा जो है वो बार बार उधर आना जाना कर रहा है, वो प्राइवेसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसको आपने एक दफ़ा मना कर दिया, लेकिन वो बार बार इंट्रूड कर रहा है आपकी प्राइवेसी के अंदर, तो ये सेक्सुअल हेरेसमेंट हो गई। दूसरा जो तीसरी ये चीज़ है कि कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जो कि इंटिमिडेटिंग हो, जो आपको डराने धमकाने वाला हो, वो स्टाइल नेचर का हो, दावत दुश्मनी पर मबनी हो, या डिग्रेडिंग हो, रुसवाई का सबब बन रहा हो, आपकी ह्यूमिलेटिंग हो, आपकी बेइज्जती की जा रही है, कोई ऑफेंसिव नेचर है, कोई ऐसा नापसंदीदा एक्ट किया जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सेक्सुअल हेरेसमेंट में काउंट होंगी। अच्छा, ये किस तरीके से होता है, कॉज किस तरीके से होती है सेक्सुअल हेरेसमेंट? या तो फिर ऐसे वर्ड्स डिलीवर किए जा रहे होते हैं, या वो ओरल भी हो सकते हैं, वो वर्बल वर्ड्स भी हो सकते हैं। सेकंड जो है वो कोई ऐसा जेस्चर क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कोई मुसलसल आपको घूर रहा है, तो ये भी क्या है, सेक्सुअल हेरेसमेंट है। या फिर कोई ऐसी साउंड जैसे विसिल हो गई, सीटी बजा रहे हैं, तो इससे आप हेरेस हो रहे हैं, आप अनीज फील करें, अनवांटेड कंडक्ट है ये कोई सेक्सुअल नेचर का, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल हेरेसमेंट है। या फिर कोई ऐसी बॉडी एग्जिबिट की जा रही है, आपको दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से आप जो है अनईज फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्सुअल हेरेसमेंट इन तरीक़ों से कॉज होती है। पाकिस्तान के स्टैट्यूट में 2 किस्म की सेक्सुअल हेरेसमेंट है। एक तो ये है क्विड प्रो क्वो हेरेसमेंट, यानी ये एक ऐसी हेरेसमेंट होती है जो एक्सप्लिसिटली जो है सेक्सुअल नेचर की होती है, मतलब इसका पर्पस जो है कोई बेनिफिट के बदले में आपको कोई सेक्सुअल फेवर हासिल करना चाह रहे हैं आपके साथ। सेकंड जो है वो स्टाइल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना, मतलब कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जो होस्टाइल नेचर का हो, जिससे आपको मुश्किल हो रही हो, कोई इंटिमिडेटिंग नेचर का हो, कोई जो है ह्यूमिलिएटिंग नेचर का हो, मजाक उड़ाया जा रहा है, इस किस्म के नेचर का है, तो जिससे आप हेरेस हो रहे हैं। ठीक है। सेकंड है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज सेक्सुअल हेरेसमेंट। आप किस तरीके से सेक्सुअल हेरेसमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, वो कौन कौन से एक्ट्स हैं, जो ऐसे अमल है जो सेक्सुअल हेरेसमेंट में काउंट होते हैं। जैसे कि कोई फिजिकल कांटेक्ट, अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट, यानी बिला वजह किसी को टच कर रहे हैं, हक करना, इस किस्म के एक्ट्स जो है वो सेक्सुअल हेरेसमेंट है।
दूसरा है जेंडर रिलेटेड, जो है फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, किसी की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कैरेक्टर को डिस्कस किया जा रहा है, उस पर कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, या वो आपकी ड्रेसिंग हो गई, या वो आपके मैनरिज्म हो गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि भाई देखो हिजाब वाली आ रही है, या कह रहे हैं ये मोटी आ रही है, तो इस किस्म के कमेंट्स जो आपकी फिजिकल करेक्टर के ऊपर किए जा रहे हैं, आपकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, ये है हेरेसमेंट। तीसरा ये कि इनअप्रोप्रिएट स्टेयरिंग, कोई आपको बिला वजह घूरे जा रहे हैं, बुरे तरीके से देख रहे हैं, तो आप इससे जो अनईज फील कर रहे हैं, या नेम कॉलिंग, आपका बार बार नाम लिया जा रहा है, जैसे आमतौर पर इंस्टीट्यूट्स में या कहीं आप वर्क है करते हैं, काम करते हैं, तो वहां पर कोई डल स्टूडेंट है तो टीचर बिला वजह सबके सामने उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उसका, उसको बार बार नेम कॉल करे जा रहे हैं, तो किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होगी कि नेम कॉलिंग भी एक सेक्सुअल हेरेसमेंट में काउंट होगी। या फिर कोई ऐसे डेरोगेटरी लैंग्वेजेस या कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, या ऑफेंसिव मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, या ऑफेंसिव मटेरियल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो भी सेक्सुअल हेरेसमेंट में काउंट होगा। उसके अलावा फिजिकली असॉल्ट, ड्रॉपिंग्स, बिला वजह सब लड़कियां खड़ी हुई हैं वहां पर, वहीं से घुस के जा रहे हैं, दूसरा रास्ता मौजूद है लेकिन आप वहीं से ही घुस के जा रहे हैं, अगरचे आप किसी से टच नहीं हो रहे, फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं हो, लेकिन बिला वजह आप उधर से जा रहे हैं, तो ये भी हेरेसमेंट है। और इसी तरीके से कोई काम कर रहे थे आप, उसके काम में अननेसेसरी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर किसी को उसकी प्रमोशन से स्टॉप कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो वाइवा वगैरह में आपको जो पास नहीं किया जा रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, बिला वजह कि आपकी प्रमोशंस को रोका जा रहा है। और इसके अलावा जो एक और मेन है वो है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा है जिसकी वजह से बंदा जो है वो अपने आप को अनसेफ फील करता है, ठीक है, ये फिजिकल स्टॉकिंग भी होती है, दूसरी साइबर स्टॉकिंग भी होती है। फिजिकल स्टॉकिंग में जैसे कोई एक शख्स आपकी तरफ बार बार अननेसेसरी अनवांटेड विजिट कर रहा है, ठीक है, तो या आपको बिलावजह गिफ्ट ला के दे रहे हैं, आपसे किसी किस्म का सेक्सुअल फेवर हासिल करना चाह रहे हैं उसके बदले में, और इस किस्म के, या आपको कोई लेटर दे रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल स्टॉकिंग में काउंट होती हैं, और ये सेक्सुअल हेरेसमेंट है। उसके अलावा है साइबर हेरेस स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में ये होता है कि भाई आप किसी को बिला वजह मैसेजेस कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड मैसेजेस कर रहे हैं, दूसरा बंदा आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है, फिर भी आप उसको कर रहे हैं, या फिर जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट बार बार भेजी जा रही है, ये भी होती है, साइबर स्टॉकिंग में काउंट होता है। या फिर आप जो है किसी को क्या कहते हैं फॉर लेट नाइट एसएमएस करना, ये भी साइबर स्टॉकिंग में काउंट होता है, ठीक है। तो ये सारे एक्ट्स जिसको हम ये कंसीडर करते हैं कि ये सेक्सुअल हेरेसमेंट है। तीसरी चीज है कि किस तरीके से सेक्सुअल हेरेसमेंट जो है वो आपको अफेक्ट कर रही होती है। इसके इम्पैक्ट जो होते हैं, एक तो आपके फिजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं, दूसरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहे होते हैं, और तीसरे जिसका वर्स्ट इम्पैक्ट होता है हमारी सोशल लाइफ के ऊपर हो रहा होता है। फिजिकल इम्पैक्ट जैसे आपके बैक एक हो गया, हेड एक हो गया, या स्लीपिंग डिसऑर्डर वगैरह हो गई, ये सब हो गया। साइकोलॉजिकल इफेक्ट में आपके पास क्या है, बंदा स्ट्रेस फील करता है, डिप्रेशन हो जाता है उसको, एंजाइटी फील करता है वो, या फिर जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर वो कोई काम कर रहा है ऐसा तो वो लेस प्रोडक्टिव वे में काम करे, तो ये सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। और जो वर्स्ट इफेक्ट हमारे जो है सोशल लाइफ के ऊपर हो रहे हैं, हमारी नेशनल लाइफ के ऊपर हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर है कि इन हेरेसमेंट की वजह से औरतों की सोशल, इकोनॉमिक और नेशनल लाइफ इफेक्ट हो रही है। ये बहुत ही वर्स्ट इम्पैक्ट होता है कि औरतें जो होती हैं वो अपने प्रोग्रेसिव वे में पार्टिसिपेशन से नेशनल लाइफ के अंदर वो एक बहुत बड़ी रुकावट क्रिएट हो जाती है उनकी, और वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही होती है। उसके बाद है कि क्या हेरेसमेंट में कोई एक टिपिकल टारगेट होता है जिसको हेरेस किया जा रहा होता है, या फिर हेरेसर एक टिपिकल होता है जो हेरेस करता है। अगर हम टारगेट की बात की जाए तो आमतौर पर ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा होता है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, या जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो, या फिर जो है वो लो रैंक पे किसी जगह पर काम कर रहे हो। लो रैंक में काम करना मतलब जैसे वो हो गए कोई टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप बेसिस पर वहां पर काम कर रहे हैं, या फिर जो है वो यूथ है, वो अभी उनका फर्स्ट स्टेप है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, उनको सेक्चुअली हेरेस किया जा रहा होता है। दूसरा जो हेरेसर की अगर जहाँ तक बात की जाती है, तो हेरेसर के लिए ये है कि
ज्यादातर हेरेसमेंट के केसेस में हेरेसर जो होते हैं वो मेल होते हैं हमारे। ये क्यों होता है? ये ज्यादातर पेट्रियार्कल सोसाइटी में होता है, जहां पर जो मेल डोमिनेंस होती है वो अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करती है, और वो उन औरतों को, या तो वो पावरलेस होती हैं, उनको हेरेस कर रही होती है, या वो किसी न किसी मोमेंट में उनके इस हेरेसमेंट की वजह से पावरलेस हो जाती है। क्योंकि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मर्दों को जो है वो पावरफुल कंसीडर किया जा रहा होता है और औरतों को जो है पावरलेस कंसीडर किया जा रहा होता है। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है यूके की, कॉम्बेल, जब वो मैप कर रही थी फीमेल विक्टिम्स ऑफ मेल वायलेंस को, तो उन्होंने कहा औरतें कभी भी अपने आप को ये नहीं कहती हैं कि वो वल्नरेबल हैं, या स्पेसिफिक काइंड ऑफ वुमेन को जो है ये हेरेसर जो है वो हमेशा हेरेस कर रहे होते हैं, बल्कि ये मेल हेरेसर्स होते हैं जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, जो जिनका इंटरेस्ट होता है कि औरतों को सेक्सुअली एब्यूज किया जाए। उसके बाद है कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर सेक्सुअल हेरेसमेंट होती है या हो सकती है या हो रही है। वो आपकी प्राइवेट प्लेस भी हो सकती है, जैसे आमतौर पर जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता है, कोई आपके रिलेटिव वगैरह हैं उनकी वजह से आप हेरेस हो रहे होते हैं। दूसरा आपका जो है कोई रेंट वगैरह पे अगर दे दिए जाते तो आपकी प्राइवेट प्लेस पे आप हेरेसमेंट आपकी हो सकती है। दूसरा ये है कि पब्लिक प्लेसेस पर भी होती है, जैसे मार्केट वगैरह, या वर्क प्लेसेस पर भी हो रही होती है। या चौथा जो है वो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो है वहाँ पर भी हेरेसमेंट होती है। व्हाट कैन यू डू अगेंस्ट सेक्सुअल हेरेसमेंट? अब ये मैं बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं सेक्सुअल हेरेसमेंट के अगेंस्ट। सबसे पहले तो आपने टॉक टू द ऑफेंडर, रिजॉल्व दिस मैटर बाय योर ओन सेल्फ। आप इस मैटर को खुद रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप उस ऑफेंडर से या उस हेरेसर से बात करेंगे कि भाई आपका ये कंडक्ट अनवांटेड है, मैं इससे अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे मुश्किल होती है। आप इस तरीके से इसको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे खुद डिस्कस करके इस चीज को खत्म करने की, रिजॉल्व करने की इस मैटर को कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि आप जो है वो बी इन्फॉर्म योरसेल्फ, अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं आपको मालूम होना चाहिए वहाँ पर क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट। उसके अलावा ये कि आप एविडेंसेस को सेव रखेंगे अपने पास, कोई भी हेरेसमेंट अगर होती है अपनी डायरी को का रिकॉर्ड रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशंस रखेंगे, अगर कोई आपको मैसेजेस करता है, कॉल रिकॉर्ड्स है, उन तमाम को सेव रखेंगे, स्क्रीनशॉट्स वगैरह सेव रखेंगे। और उन तमाम चीज़ों को सेफ रखना का मकसद क्या है कि भाई आप जो है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैनेजमेंट को आप कंप्लेन करेंगे कि ये बंदा मुझे हरेस कर रहा है, ये प्रूफ्स हैं, आप उसको देंगे। और ये हमारे पास जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 मौजूद है, जिसके अंदर आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को कंप्लेन करें, और कंप्लेन करने के बाद वहाँ पर 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है, जिसमें से एक होती है, एक वुमेन होगी, एक औरत होगी, और फिर वो इंक्वायरी करेगी फर्दर। इसके अलावा ये है कि आप बी एक्सप्लिसिट योरसेल्फ, अपने आप को जो है आपने इस तरह से मैनेज करने के आप तमाम, जब आपसे इंटरव्यू किया जाए तो आप हर किस्म के सवाल के जवाब दे सकें, और अपने एविडेंसेस जो आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं उन तमाम को उनके सामने पेश कर सकें। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ ये है कि आप किसी न किसी को ज़रूर बताएं। क्यों? बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू हैंडल अलोन, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप इन तमाम सिचुएशन को अलग अकेले हैंडल करें। आप किसी अपने ट्रस्टेड फ्रेंड को बताएं, अपने किसी फैमिली मेम्बर को बताएं, आप किसी अगर स्टूडेंट है तो एडवाइज़र, स्टूडेंट एडवाइज़र को बताएं, एचआर मैनेजर्स वगैरह को बताएं, इन्फॉर्म करें। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या किसी यूनियन वगैरह आपके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है इंडस्ट्री के अंदर, या आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट यूनियन वालों को बताएं। मतलब किसी न किसी ट्रस्टेड बंदे को आपको बताना ज़रूरी है। क्यों? ताकि वो भी इसके ऊपर जो है वो नोटिस करे, और वो भी तमाम एविडेंसेस आपके साथ कलेक्ट करें, और वो आपके लिए एक विटनेस के तौर पर मौजूद रहे। उसके बाद ये है कि एक आप हमेशा एक प्लान जो है, प्रोटेक्शन प्लान को इस्टेब्लिश करके रखेंगे। इस्टेब्लिश प्रोटेक्शन प्लान में आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जब ये बंदा मुझे हैरेस करता है। ठीक है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है, आपके आसपास होने वाली चीजों से आप कभी भी खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। आपको वो तमाम चीजें मालूम होना चाहिए आपके आसपास
क्या कुछ हो रहा है। तीसरा ये कि हमेशा एक ऑल्टरनेट प्लेस जो है, एक सेफ शेल्टर डिसाइड करके रखें कि इन केस अगर आपको वो जगह छोड़नी पड़ती है इस वजह से, तो आप किसी ऑल्टरनेट प्लेस पर एडजस्ट हो सके जो सेफ शेल्टर हो आपके लिए। उसके अलावा आप अपने अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। कॉन्फिडेंस किस तरह होगा? लुक अप, हमेशा ऊपर की तरफ देखें, आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें, स्पीक लाउडली, जोर से बात करें। आपने अगर एक दफ़ा हरेसर को अलग से समझा दिया है, उससे बात कर ली है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम दोबारा ऐसा कोई कंडक्ट करता है, तो आप सबके सामने जोर से उसको बोलें ताकि उसको शेम फील हो, उसको गिल्ट फील। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, इन टेक्निक्स को ज़रूर आप सीख लें। जैसे मैं ये करती थी कि अगर मैं कभी, हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ये था कि मैं कभी ऐसे सुनसान एरिया से जा रही होती थी, मतलब वहाँ पर अगर मुझे ये डर था कि अगर मुझे कोई हैरेस कर रहा है, कोई है यहाँ पर मौजूद, तो मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूँ। तो मैं ये करती, जैसे मेरी ये रिस्ट वॉच है, तो मैं अपनी रिस्ट वॉच को इस तरीके से इस जगह पर अपने पहन लेती थी। ये मेटेलिक वॉच थी, तो ये होता था कि अगर मैं, वैसे तो कभी हुआ नहीं मेरे साथ ऐसा, लेकिन मैंने ये रखा था कि अगर कोई मुझे कुछ करता है, मुझे पकड़ता है या मुझे कोई हैरेस करता है, तो मैं उसको इस मेटेलिक वॉच से उसके वल्नरेबल पार्ट नोज के ऊपर उसको जो है वो पंच करूँ, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे मेरे साथ। और या फिर अगर आप जो है अपने साथ एक स्प्रे बॉटल रख सकते हैं, उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, या अगर कोई आपका हाथ पकड़ दे तो आपको किस तरह से छुड़वाना है, किस तरह से पंच लगाना है। कोई पॉइंटेड अपने पास मेटेलिक पेन जो होते हैं उनको रखें। या फिर अगर आप जो है हील पहनते हैं तो पॉइंटेड हील पहने कि जब आप किक लगाएं उस बंदे को तो उसके नी के ऊपर लगाएं और वो जोर से लगे और वो पीछे हट जाए और आप अपने आप को डिफेंड कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स है जो आपको सीखना ज़रूरी है। हर औरत, बच्ची, लड़कियां, उन तमाम को सीखना ज़रूरी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसके अलावा ये है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से आपने ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को कंप्लेन की है, लेकिन आप जो उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, या वो खुद इसके इंक्वायरी कमेटी जो है वो कुछ कर नहीं रही है, फर्दर प्रोग्रेस उसमें नहीं आ रही है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऑम्बड्स पर्सन, प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन को कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो लीगली ऑथराइज है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई मिसकंडक्ट होता है तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ऑम्बड्स पर्सन या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को जो है वो ऑर्डर करेगी कि आप इसको इंक्वायरी कमेटी जो है वो प्रोग्रेस, वो इससे इंक्वायरी की जाए इस हेरेसमेंट से रिलेटेड मैटर को, या वो खुद इस मैटर को जो डील करेगी। 7 मेंबर कमेटी होती है और वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। और अगर आपके एरिया में कोई मतलब आपके प्रोविंस के अंदर जो है वो प्रोविंशियल ऑम्बड्स पर्सन मौजूद नहीं है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप कोर्ट में अपनी कंप्लेन फाइल करें, अपना केस फाइल करें अंडर सेक्शन 509 ऑफ पीपीसी। 509 पीपीसी क्या है? इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन और सेक्सुअल हेरेसमेंट। अब मैं आपको बताऊंगी क्या क्या लीगल रेमेडीज, लॉज वगैरह मौजूद है हमारे पास इस सेक्सुअल हेरेसमेंट के अगेंस्ट, और क्या पनिशमेंट है जो हेरेसर को दी जा सकती है इस लॉज के मुताबिक। पहला तो आपके पास ये है सेक्शन 509 ऑफ पीपीसी, जिसमें आप जो है वो कंप्लेंट फाइल करेंगे और जो है इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो कोर्ट करती है। और इसके अंदर ये कि 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, या फिर जो है 5 लाख रुपीज़ जो है वो जुर्माना फाइन लगाया जाता है, या फिर दोनों चीज़ें दी जाती हैं। दूसरा हमारे पास मौजूद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010। ये इस वजह से बनाया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये गारंटी दी गई है अंडर आर्टिकल 25 की इक्वालिटी होगी, और हमारे पास ये आर्टिकल 34 के मुताबिक फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ और डिग्निटी के बारे में बात हुई आर्टिकल 14 के अंदर। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को देखते हुए ये एक एक्ट बनाया गया है हेरेसमेंट के अगेंस्ट। और इसके अंदर भी ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट होगी इसके मुताबिक वो इंक्वायरी करेगी, कमेटी होगी, इस्टेब्लिश की जाएगी। अगर उससे आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास अनदर ऑप्शन जो है वो ऑम्बड्स पर्सन को प्रोवाइड किया गया है। इसमें माइनर पेनल्टीज भी दी जाती हैं, मेजर पेनल्टीज भी हैं। माइनर में आपको जो है ये पेनल्टी होगी कि भाई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपको जो है प्रमोशन से रोक दिया जाएगा, आपको किसी किस्म का कोई कंपनसेशन देने के लिए ऑर्डर किया जाएगा,
या मेजर पेनल्टीज में आपके ऊपर ये है कि आपको डिमोट कर दिया जाएगा, आपके रैंक से जो आपको लोअर रैंक पे रिड्यूस कर दिया जाएगा, आपको आपकी सर्विस से जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, कंपलसरी रिटायरमेंट हो सकती है या कोई फाइन आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है। इसके अलावा है अब थर्ड हमारे पास जो है लॉ मौजूद, वो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। ये वो है जो कि ऑनलाइन हेरेसमेंट से डील करता है, जिसे हम साइबर स्टॉकिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो हेरेसमेंट हो रही होती है, इसमें ये होता है कि बंदा जो है आपसे कांटेक्ट करता है या कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने पर्सनल इंटरेक्शन को आपके साथ बढ़ा सके। अगरचे आपकी तरफ से जो क्लियर जो है डिसइंटरेस्ट शो हो चुका है, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। इसमें आपको बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना भी शामिल है, इसमें आपको जो है बार बार टेक्स्ट मैसेजेस करना भी शामिल है। आपकी फॉरवर्ड मैसेज पे किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, फिर भी आप उसको मैसेजेस कर रहे हैं या आप उसको कॉल कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो हेरेसमेंट में काउंट होंगी। इसके अलावा ये है कि अगर एक और इसके अंदर जो चीज़ डील की गई है, अगर आपकी फोटोग्राफ्स हैं, आपकी वीडियोस हैं और वो आपके कंसेंट के बगैर कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और वो आपको किसी किस्म का हार्म पहुंचा रही है, तो आप इसके एक्ट के लिहाज से वो रेमेडी सीख कर सकते हैं। क्या रेमेडी है कि आपको किसी कोर्ट में नहीं जाना, आपको सिंपल पीटीए को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को एप्लीकेशन देनी है, कंप्लेन फाइल करनी है अपनी कि मेरे साथ ये मेरे प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हेरेसमेंट हुई। दूसरी एक और चीज आपके पास है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके अंदर जो एक कंप्लेन मैकेनिज्म, बाकायदा ऑनलाइन कंप्लेन मैकेनिज्म बनाया गया है जहां आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा उनकी एक हेल्पलाइन भी मौजूद है 9911, वहां पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें पेनल्टी जो दी जाती है वो 3 ईयर्स से उससे ज़्यादा की दी जाती है और 1 मिलियन रुपीस तक का आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है या फिर दोनों चीज़ें आपको दी जाती है। चौथा है कि जो स्टूडेंट्स हेरेसमेंट फेस कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इसके अंदर अगर एक तो सिंपल आपके पास 509 ऑफ PPC है, यानी इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एंड और सेक्सुअल हेरेसमेंट। दूसरा आपके पास मौजूद है 377A ऑफ PPC, ये उन लड़कियों के लिए है जो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है, जिसमें ये सेक्शन डील करता है सेक्सुअल एब्यूज ऑफ पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। और 328A ऑफ PPC, ये भी एक न्यू अमेंडमेंट है जिसके अंदर अगर कोई चाइल्ड, कोई बच्ची है अगर, या बच्चा, इसमें चाइल्ड है और लेकिन आप अगर कोई बच्ची है और उसको जो है किसी भी किस्म का कोई बंदा ऐसा हार्म पहुंचा रहा है जिससे उसकी फिजिकल या साइकोलॉजिकल इंजरी कॉज होती है, तो वो इस सेक्शन के लिहाज से जो है वो केस कर सकता है। इसके अंदर सिंपल आपको ये करना है कि आप सीधा FIR कर पाएंगे एज सून एज पॉसिबल। आप जो है इन 377 और 328, 377A और 328A के लिहाज से FIR लॉन्च करवाएंगे, या आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, या आप खुद जाएंगे और तमाम और फौरी तौर पर ये FIR दर्ज करवानी है आपको। इसके अलावा अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो HEC की तरफ से जो है एक बाकायदा पॉलिसी गाइडलाइन दी गई है अगेंस्ट सेक्सुअल हेरेसमेंट और एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें, एक तो बनाया गया है हर इंस्टीट्यूट के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर HCC यानी हेरेसमेंट कंप्लेंट सेल, दूसरा HMO यानी हेरेसमेंट मॉनिटरिंग ऑफिसर। आप सिंपल इधर इनिशिएट करेंगे अपनी कंप्लेन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर आप जो है डायरेक्ट उनको कंप्लेन नहीं कर सकते हैं तो आप अपने किसी डीन ऑफ द फैकल्टी या अपने चेयरपर्सन ऑफ डिपार्टमेंट या किसी क्वालिफाइड पर्सन, स्टूडेंट एडवाइजर वगैरह के थ्रू उनको जो है अपनी कंप्लेन दे सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। अब ये है कि आमतौर पर क्या लेक्यूनाज हैं, क्यों औरतें, बच्चियां, लड़कियां इस हवाले से कंप्लेन नहीं करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी डेफिनेशन के अंदर मौजूद है अनवांटेड कंडक्ट। अगर हेरेसर ने ये शो कर दिया कि ये अनवांटेड कंडक्ट नहीं था, तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है उल्टा औरत को ब्लेम किया जाने लगता है। तो मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स की NGOs हैं, उन्होंने इस बारे में वार्न भी किया है कि द वर्ड अनवांटेड शुड बी रिमूव, कि इस डेफिनेशन में से अनवांटेड जो वर्ड है उसको रिमूव किया जाना चाहिए। कोई भी कंडक्ट जो सेक्सुअल नेचर का उसको हेरेसमेंट में काउंट किया जाना चाहिए। दूसरा जो है कि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म हमारा बहुत ही वीक है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो होती है यहाँ पर। और तीसरा जो है, औरतों का ये कहना है, जब उनसे सर्वे लिया गया तो वो ये कहती हैं कि भाई सिचुएशन मज़ीद जो है ख़राब हो जाती है।
अगर हम इससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट करते हैं तो सिचुएशन मजीद खराब हो जाती है। इस वजह से वो पीछे हट जाते हैं, या फिर वो इतनी ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट वगैरह की फीस जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्पेशली जो लो वेज वर्कर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि उनको ये कहा जाता है भाई ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, आपको ये तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, आपको टॉलरेट करना है, और सो कॉल्ड मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का क्वेश्चन अराइज हो जाता है, और फिर वो सब पीछे हट जाते हैं और इसके बारे में कोई जो है आवाज नहीं उठाना चाहता। इन द लास्ट मेरा एक पीस ऑफ एडवाइस आपके लिए कि प्लीज प्लीज आप लोग इस सेक्सुअल हेरेसमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाएं, क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो हेरेसर को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज आप नहीं है तो कल ये कोई दूसरी औरत हो सकती है। थैंक यू।